हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड एक रात में 8 बजे क्लास होती है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। प्रश्न है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्व। यहाँ पर सही क्या होगा? जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक सकुल कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? ऑप्शन है ऑकबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर। सबसे पहले इनमें से किसने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर की स्टडी के लिए किया? ऑकबर्न, पार्सन्स, वेटसन, विस्लर ऑप्शंस है। राइट आंसर विस्लर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब ऐसा किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, सांस्कृतिक प्राधान, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद और सांस्कृतिक विशिष्टता। संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ के उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में आपको बताया गया है। जब कल्चर यानी कि संस्कृति इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा था तो संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण तथ्य है और जो अवधारणाएं हैं उन सभी को उन क्लासेस में कराया गया था। इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। अभी इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है एंड सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा। और सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो बी यहाँ पर राइट होगा। नृजाति केंद्रवाद इसके ठीक विपरीत है। वहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति अपनी संस्कृति के मूल्यों मानदंडों के आधार पर दूसरे की संस्कृति की तुलना, उसका मूल्यांकन करता है और पाता है कि उसके जो उस व्यक्ति की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो दूसरी संस्कृति से बेहतर है। और यहाँ पर ठीक इसके विपरीत है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
बुक्स दी गई हैं प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी, पिजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, प्रिमिटिव कल्चर किसकी है, टाइलर की है। सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है, इस बुक में इन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। एंड कल्चर एंड सोसाइटी ये मैरिल एल्ड्रिस की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक असमानता, प्रसार। यहाँ पर सही क्या होगा, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है। इसे क्या कहा जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण कहलाया जाएगा इसे। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, किसने दिया है, तो किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है। और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, ट्यूमेन ने की थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है, देखकर बताइए सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर। राइट क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन है सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, निराधार संबंध, कार्य और प्रभाव संबंध। उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्य और प्रभाव संबंध है। ठीक है, कार्य और प्रभाव संबंध है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया है, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। यहाँ पर सही क्या होगा, रिवर्स, मोन्जर, पीवी यंग, गुड एंड हॉट ऑप्शंस हैं। रिवर्स, मोन्जर, पीवी यंग, गुड एंड हॉट ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मोन्जर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली, अच्छा ये किसके उदाहरण है, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह के उदाहरण बताए थे। इसमें पूछा जा रहा है किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, तो कैसा सहयोग इसमें देखने को मिलेगा, प्राथमिक सहयोग पाया जाएगा। ठीक है, C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी और जिसमें उन्होंने कहा था व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनके बीच में आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाए जाते हैं। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी बताए थे जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं अभी, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। इस तरीके से पूछा जाता है ये प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण किसने दिए हैं, या प्राथमिक समूह के उदाहरण में कौन कौन आता है, इस तरीके से पूछा जाता है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया है। इलियट एंड मेरेल, कॉल प्रीबॉम, R.K. मर्टन, I.C. ब्राउन। बेरोजगारी श्रम की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने इस तरीके से परिभाषित किया है बेरोजगारी को। पीजीटी के एग्जाम में ये पूछा गया है। राइट आंसर कॉल प्रीबॉम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। अब यह तर्क किसका है? ई रॉस, माइकल हैरिंगटन, मर्टन, जे गोडार्ड ऑप्शंस हैं। वह समाज गरीब है जहां पर भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर है। इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? माइकल हैरिंगटन। ठीक है, माइकल हैरिंगटन का कहना है कि वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से भी वंचित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नशा मुक्ति केंद्र निम्न में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपयुक्त सभी। नशा मुक्ति केंद्र इनमें से कौन सी सुविधाएं देते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ये सभी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। ऑप्शन है डेविड इलेश, पी कोहेट, एस एम मिलर, मार्टिन रेन। एंड एक रात में 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है एंड जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रश्नों का जो लेवल रखा गया है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नेट जेआरएफ के बराबर का ही है। ठीक है, तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एंड नहीं भी कर रहे हैं, पीजीटी लेवल की ही कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, तो आप भी उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस के अलावा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? डेविड इलेश। ठीक है, डेविड इलेश ने निर्धनता के 3 कारण बताए थे: व्यक्ति, संस्कृति एवं उपसंस्कृति तथा सामाजिक संरचना। तो डेविड इलेश यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकीकरण कहते हैं। अब यह कहना किसका है? एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए आर देसाई, गुरनाम मिर्डॉल ऑप्शंस हैं। समाज में जब आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। यह कहना किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह होगा। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो एम एन श्रीनिवास की है। किसकी है? एम एन श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण की अवधारणा दी हुई है और यहाँ पर राइट आंसर योगेंद्र सिंह है, ऑप्शन बी है। प्रश्न है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? ऑप्शन है पेरेटो, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बताइए। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। हर्बर्ट स्पेंसर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो सोशल स्टैटिक्स है, ये एक बुक है। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स है। इसके अलावा फर्स्ट प्रिंसिपल भी है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी एक करके बुक है। द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी है बुक। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी भी बुक है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स भी बुक्स है। ये सारी बुक्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स, फिर एक बुक आती है फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर एक बुक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, फिर आती है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी भी है। इसके अलावा स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है, माना जाता है, और इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। तो सामाजिक उद्विकास के जनक भी माने जाते, इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है, ऐसा कहना इनका है। और इन्होंने सामाजिक संरचना अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था, अवधारणा दी थी सोशल स्ट्रक्चर की, और सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से भी की थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? ऑप्शंस है रॉबर्ट बीरस्टेट, दुर्खीम, बोगार्डस, किंग्सले डेविस। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर राइट आंसर इमाइल दुर्खीम होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और दुर्खीम की बात की जाए तो इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। सामाजिक तथ्य की अवधारणा थी। आत्महत्या का सिद्धांत था। आत्महत्या के इन्होंने 4 प्रकार भी बताए थे। और इसके अलावा इन्होंने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। इनसे पहले जो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत थे, जैसे कि प्रकृति का जो सिद्धांत था, जीवात्मा का जो सिद्धांत दिया था धर्म की उत्पत्ति का, इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए इन्होंने यानी कि दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो धर्म है उसका जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है वो टोटेमवाद रहा है। और कहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया? ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इनका फील्ड वर्क रहा है, अध्ययन रहा है। इन सभी बातों को याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। फिर आता है एकता। एकता के 2 प्रकार बताए थे, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। इस तरीके से पूछा जाता है किसने दी हुई है। सामूहिक प्रतिनिधान की भी अवधारणा भी इन्हीं की ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यवादी आत्महत्या परिणाम है। एक व्यक्ति का समाज या समूह में अत्यधिक घुल मिल जाना, कठोर सामाजिक नियमाचारों, शिथिल समूह एकीकरण तथा अत्यधिक व्यक्तिगत दायित्व की भावना का होना, या फिर नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? और आत्महत्या की बात की जाए तो इन्होंने आत्महत्या को जो सामाजिक तथ्य बताया था कि जो आत्महत्या है वो क्या है, एक सामाजिक तथ्य है। चूँकि एक सोशल फैक्ट है तो आत्महत्या को कहते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि ये सामाजिक क्रिया है, सामाजिक तथ्य है। और इसका कारण हमें भी समाज में ही ढूंढना चाहिए। और इन्होंने 4 तरह की आत्महत्याओं की बात की है। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। इन चारों नामों को आप लोग याद करिएगा, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है या किसने कहा है? दुर्खीम, फ्रायड, पार्क, के यंग। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, ऐसा कहना इनमें से किसका है? दुर्खीम का। दुर्खीम ने सुसाइड की बात, ये जो सिद्धांत दिया हुआ था अपनी बुक द सुसाइड में दिया था। और सबसे पहले आत्महत्याओं का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन इन्होंने ही किया था, ये भी याद रखिएगा। चूँकि आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य बताते, कहते हैं कि आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक क्रिया है, सामाजिक तथ्य है। और इसके जो कारण है, रीज़न है किस वजह से व्यक्ति सुसाइड करता है, ये हमें समाज में ही देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? सामाजिक न्यासिता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। इनमें से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? यहाँ पर सही क्या होगा? सहकारी संघर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है?
आर के मुखर्जी, अरविंद, गांधी, योगेंद्र सिंह। सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से इनमें से कौन संबंधित है? यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आर के मुखर्जी होगा। ठीक है, आर के मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? दुर्खीम, फ्रायड, फ्रेजर, एम गांधी। समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, ऐसा कहना इनमें से किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? जनजाति यानी कि जो ट्राइबल सोसाइटी है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एंड जितने भी टॉपिक्स आपको देखने को बोले जाते हैं उन्हें ज़रूर देख लिया करिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, मेलानोवस्की, क्रोबर, आर ब्राउन, रूथ बेनेडिक्ट। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में इनमें से किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर सही होगा क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्न कारणों में से कौन सा कारण उनमें नहीं है? लर्नर ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए पश्चिमीकरण की अपेक्षा आधुनिकीकरण को अधिक पसंद किया है। निम्न कारणों में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पश्चिमीकरण एक संकुचित व सीमित अवधारणा है। पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। यह एक स्थानीय लेबल है। इससे विदेशी संरक्षण का भाव उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही ऑप्शन बी है, पश्चिमीकरण केवल पश्चिम के प्रभाव का परिचायक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? स्टीवर्ट, पार्सन्स, कॉल, मैनहीम, नाडेल। ऑप्शंस है। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर कॉल मैनहीम है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? 4, 6, 8, 10। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? टॉलकट पार्सन्स के बारे में आपको बताया गया है कई बार कि इनका जो समाजशास्त्र में योगदान है वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद, दूसरा हो जाएगा सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक व्यवस्था, और तीसरा सोशल एक्शन है। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है, ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। सामाजिक संरचना मतलब यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, और इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं सामाजिक व्यवस्था के। ठीक है, इन्होंने क्या बताए हैं? सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और जैविक व्यवस्था। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का लक्षण पूछा जा रहा है, सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन होगा? तो परिस्थितियों में परिवर्तन का जो अवसर होता है वो होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि भारत में औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं?
किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, केसी जकारिया या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा इनमें से किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस की एक पुस्तक है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी। ये याद रखिएगा, किंग्सले डेविस की है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकी दर। जनसंख्या विश्लेषण में इनमें से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो पारिस्थितिकी दर होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। भारत में प्रथम नियमित जनगणना पूछी जा रही है, कब हुई थी? नियमित जनगणना, ध्यान रखिएगा, नियमित पूछी जा रही है। तो यहाँ पर 1881 होगा। ठीक है, 1881 में हुई थी नियमित जनगणना। अगर पूछी जाती है कि सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1872 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो जनगणना हुई है भारत में वो 1872 में हुई है, 1872 में हुई है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन जब नियमित जनगणना इस तरह का प्रश्न आता है, तब वहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? 1881 होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस, सैडलर, स्पेंसर, दुर्खीम ऑप्शंस हैं। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से इनमें से कौन संबंधित है? जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत किसने दिया है? एंड ये प्रश्न सामाजिक जनांकिकी से पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? सैडलर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।